गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीके बायोटिच में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में देने वाले छात्र हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बायोलॉजी का 15 लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेके आए हैं, जिसमें से लगभग 10 क्वेश्चन ही आपको परीक्षा में लिखने होते हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ वो 10 क्वेश्चन आपको इस सेट से ज़रूर आ जाएंगे। इसलिए आज का हमारा सेट आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, मात्र 4 से 5 दिन बचे हैं। तो आप एग्ज़ाम के पहले इस वीडियो को देख लें और जा के अच्छे से लिखें, क्योंकि हमारा वीडियो आपको पता है कि जो भी नोट्स के द्वारा तैयार करते हैं अपनी भाषा होता है, किताबी भाषाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, एक कंप्लीट मटेरियल की तरह होते हैं। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है बायोलॉजी में लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन आते हैं और 18 क्वेश्चन परीक्षा में दिए जाते हैं, जिसमें से मात्र 10 क्वेश्चन को लिखना होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 18 क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय दिया रहेगा परीक्षा में और आपको 10 क्वेश्चन लिखना होता है। ठीक है, मतलब और प्रत्येक क्वेश्चन क्या है 2-2 नंबर का होगा, तो टोटल जो है 20 नंबर का प्रश्न लघु उत्तरीय से आते हैं। तो मेरा आज का जो सेट है इसमें 15 लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और 15 ही लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आपका 10 लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो इसलिए आप एग्ज़ाम के पहले इस क्वेश्चन को, मॉडल सेट को, इस लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप देख लिए। 15 लघु उत्तरीय प्रश्नों का सकता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्पष्ट बहुत अच्छी तैयारी से अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको 20 में 20 नंबर आपका पक्का आ जाएगा, कोई इसमें काट नहीं सकता है। 15 में 10 पक्का आएगा, मतलब 15 क्वेश्चन में मेरा सेट है जिसमें 10 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और 10 प्रश्नों का हल करना ही है। मतलब बताया ना अभी कि जैसे 18 क्वेश्चन होता है उसमें 10 को लिखना है, तो 10 प्रश्न का हल ही करना है, तो 10 क्वेश्चन आपको इस सेट से आ ही जाएंगे। और जितने भी मॉडल सेट हैं या क्वेश्चन हैं वह अपनी भाषाओं का प्रयोग, किताबी भाषा से दूर बचें, मतलब किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करें। और आप हमारे चैनल बीके बायोटिच को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जो कि आज या इस साल जो परीक्षार्थी हैं, क्योंकि अब 4 से 5 दिन बचा है, तो वो भी इस सेट को देख के एग्जाम में जाए और अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करें। तो आइए शुरू करते हैं कि आज का हमारा जो 15 लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को मैं टिक कर लेता हूँ। कौन कौन सा क्वेश्चन है आप भी देख लीजिए। तो हमारा जो आज का पहला देखिए 15 लघु उत्तरीय प्रश्नों का समावेश है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम, सारे क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और उसी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ और इसमें से 15 में से 10 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है समजात अंग एवं असमजात अंग में अंतर बताइए। अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं फिर इसका हल बताऊंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सहलगता एवं विनिमय में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है अलैंगिक एवं लैंगिक प्रजनन में अंतर स्पष्ट करें। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें से जो कि मैंने पहले ही वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप लोग यदि नहीं देखें तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, और आज भी कुछ संक्षेप में महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि 60 शब्दों में लिखना होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न को लगभग 60 शब्दों में लिखना होता है। आप 40 शब्द हो या 50 शब्द भी लिख रहे हैं, यदि सटीक आंसर दें तो आपका नंबर मिल जाएगा पूरा, इसमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है प्रभाविता का नियम क्या है, जीन चिकित्सा क्या है। मतलब सभी क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। प्रभाविता का नियम क्या है। छठा क्वेश्चन है हमारा जीन चिकित्सा क्या है। सातवां क्वेश्चन है क्लोन से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन है प्रखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताएं। ये भी क्वेश्चन कई बार आया, क्योंकि बताया ना जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस एग्जाम में आयोजित हुए हैं। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। 10वां क्वेश्चन है युग्मक जनन तथा भ्रूणोद्भव में अंतर बताएं। DNA तथा RNA में अंतर स्पष्ट करें। द्विनिषेचन क्या है, इसके महत्व को लिखें। जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर बताएं। क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसका क्या महत्व है। एंटीजन एवं एंटीबॉडी बॉडी में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें आपको 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए आप इस सेट को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं, क्योंकि समय बिना समय गवाए ही आज का हमारा जो मेन टॉपिक है 15 प्रश्नों का हल करना है, इसलिए इन सभी को एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे देखे हुए आप कि समजात अंग एवं असमजात अंग में अंतर बताए। तो इस क्वेश्चन का हम हल देखने वाले हैं। ठीक है,
देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समजात अंग और समरूपी अंग या असमजात अंग में क्या अंतर है। मतलब असमजात को समरूपी अंग भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में अंतर दिया जाता है। देखिए समजात अंग क्या है, जीवों के ऐसे अंग, मतलब जो जीव हैं उसके ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होते हैं, परंतु वातावरण के अनुसार वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। मतलब कह रहा है कि कई जीवों के अंग ऐसे हैं लेकिन सबका जो है उत्पत्ति रचना एक जैसा हुआ, लेकिन उन सभी जीवों के अंग क्या है, अलग अलग कार्य करते हैं, तो वे समजात अंग कहलाते हैं। मतलब उत्पत्ति और रचना एक जैसी अंगों से हुआ, एक जैसी रचना से हुई है, लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं। जैसे हम देखिए मेढक का जो अग्रपाद हुआ, पक्षी का जो पंख हुआ, बिल्ली का अग्रपाद हुआ और मनुष्य का अग्रपाद है, सभी की रचना जो है एक जैसे हुए हैं, ठीक है, परंतु इसका कार्य अलग अलग है। मेढक के अग्रपाद का काम क्या करता है, उनको सपोर्ट करता है, आगे चलने में करता है, पक्षी को उड़ने में करता है, बिल्लियों को अगला पैर क्या है, चूहा या किसी चीज़ को पकड़ने, मनुष्य का हाथ जो है अगले बहुत सारे काम करते हैं, लिखने में काम करते हैं, वजन उठाने में काम करते हैं। तो इस तरह सबका काम अलग अलग है लेकिन रचना क्या हुआ, एक जैसा हुआ। तो वैसे अंग को ही क्या कहा गया, समजात अंग कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट बोलेंगे असमजात अंग, जीवों के ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु ये एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, वे असमजात अंग कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे उत्पत्ति और रचना एक जैसा था, काम अलग अलग करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, काम एक जैसा कर रहे हैं लेकिन उत्पत्ति और रचना अलग अलग हो रहे हैं, तो उसको असमजात अंग कहेंगे। जैसे तितली एवं पक्षी के पंख दोनों काम कर रहे हैं क्या, उड़ने का, लेकिन दोनों की यदि रचना को देखा जाता है, उत्पत्ति की देखा जाता है, तो दोनों के भिन्न भिन्न है, लेकिन क्या करना, दोनों का काम कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए यह क्या हो गया, असमजात अंग हो गया। अब इस तरह से यदि आप लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर में 2 नंबर आ जाएगा, इसमें कोई कटौती नहीं करेगा, क्योंकि आपको साफ अक्षरों में है, अपनी भाषा का प्रयोग है, किताबी भाषा का प्रयोग नहीं है। तो आपको प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि अपनी भाषाओं का ही प्रयोग करें, किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करें, इसलिए आपको भी इसी तरह से लिखना होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है सहलग्नता एवं विनिमय में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सहलग्नता एवं विनिमय में अंतर स्पष्ट करें। तो दूसरा क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पे है, सहलग्नता तथा विनिमय में अंतर स्पष्ट करें। सहलग्नता एवं विनिमय में अंतर स्पष्ट करें। अंतर यदि लिखना रहता है तो आप इस तरह से लिखते हैं, एक तरफ से सहलग्नता एक तरफ विनिमय लिखे। ऐसा लिखने से एग्जामिनर को जांचने में आसानी होता है और आपको भी लिखने में आसानी होगा कि एक जो होगा उसका अपोजिट में दूसरा होगा, इसलिए सहलग्नता और विनिमय, ठीक है, यह किसी गुण सूत्र के जीन को साथ साथ रखती है। मतलब सहलग्नता ऐसे गुण चीज है जो जीन को एक साथ रखता है, किसके साथ, गुण सूत्र के साथ, परंतु विनिमय क्या करता है, गुण सूत्र के जीन को पृथक करता है। विनिमय क्या करते हैं, एक गुण जीन को दूसरे गुण पीढ़ी वाले में क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। जीन के पास होने पर सहलग्नता की तीव्रता बढ़ती है, क्योंकि गुण सूत्र क्या है, जीन के पास है, सहलग्न कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जीन के साथ छुपे होते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ रखती है, इसलिए इसके पास क्या होते हैं, तीव्रता बढ़ती है। लेकिन जीन के अधिक होने पर विनिमय में आवृत्ति घटती। अब इसमें क्या, जीन अधिक हो रहा है, उसके विनिमय हो रहा है, विनिमय तो अलग अलग बन रहे हैं, उसमें आवृत्ति क्या हो रहा है, घट जाता है। इनके द्वारा जनक लक्षण संतति में बने रहते हैं। अब सहलग्नता के कारण जब ये अगले जनक में जाते हैं उसमें क्या होता है, लक्षण जनकों जैसा रह जाता है, लेकिन ये संतान में जनक लक्षणों को बदलते हैं। जीन विनिमय के कारण क्या होते हैं, जो लक्षण जनक में होते हैं संतान में उसमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं, तो उसको यह बदल देता है। और क्या है, यह जीवों में नई प्रजाति के निर्माण को रोकते हैं। जैसे एक जीव से नई जीव बनता है, क्योंकि यह आनुवंशिकता को बनाए रखना चाहता है, तो इसलिए यह क्या, नई प्रजाति का विकास नहीं हो पाता है जीवों से, उसको यह रोकने का काम करता है। परंतु नई प्रजाति के निर्माण में यह सहायक है। जैसे यहाँ एक जीव है और इसका गुण अलग आते हैं संतानों में, तो नई कुछ भिन्नता आ जाती है, इसलिए यह नई संतति को क्या करते हैं, बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, सहलग्नता और विनिमय में आपको इस तरह से अंतर समझ में आ गया होगा कि सहलग्नता जो है पुरानी परंपरा को बनाए रखना चाहता है, लेकिन विनिमय उस परंपरा को खत्म करके नई परंपरा को लागू करना चाहता है। मतलब हुआ कि जो नई वंशज है उसकी उत्पत्ति होती है नए नए जीवों की। आप कह सकते हैं पृथ्वी पर जो मनुष्य सबसे पहले जो थे बंदर के रूप में थे, आज मनुष्य के रूप में हुए, तो वह विनिमय के कारण है। लेकिन जो कुछ समानता जो पाई जा रही है, बंदर से रिलेटेड जो गुण पाए जा रहे हैं, वह सहलग्नता के कारण है। इसलिए सहलग्नता क्या करता है, अपनी जाति की अपनी वंश को बनाए रखना चाहता है, लेकिन विनिमय क्या करता है, उसको बदलना चाहता है। यही दोनों में मुख्य अंतर है। तो और लैंगिक जन्म में अंतर स्पष्ट करें।
अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। अलैंगिक और लैंगिक जनन का मैं स्पेशल वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप लोग यदि नहीं देखें तो इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। इसलिए इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और चौथा जो क्वेश्चन है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर भी है। यह जो भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं, इस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों को सुविधा के लिए इस वीडियो में भी इसका डिस्क्रिप्टिव लिंक भेज दूंगा, ताकि आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभाविता का नियम क्या है। प्रभाविता का नियम क्या है। प्रभाविता इस नियम के अनुसार दो विपरीत एलील किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं, ठीक है, तथा उनमें एक बाह्य रूप में दिखाई पड़ता है और दूसरा दबा रहता है। दिखाई देने वाला लक्षण को प्रभावी कहते हैं एवं नहीं दिखाई वाले लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। मतलब बताए, किसी जीवों में दो लक्षण एक साथ आते हैं और उनमें से एक लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और दूसरा लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा। तो जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसको बोलते हैं प्रभावी, और जो लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं उसको प्रभावी कहते हैं। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मेंडल ने जब सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो मटर का पौधा लिया था, और मटर के पौधे कैसे लिए थे, एक लंबे पौधे लिए थे, एक बौने पौधे लिए थे, और दोनों के युग्मक को क्या किए, अलग किए। लंबे वाला मटर के पौधे का युग्मक अलग किए, छोटे वाला अलग किए, दोनों को आपस में प्रजनन कराए। लंबा वाला पौधा बौना पौधा को आपस में प्रजनन कराए, तो पौधा क्या हुआ, जो F1 पीढ़ी में विकसित हुआ था वह लंबा पौधा हुआ था। आप लोग को पीछे वीडियो में हम बना दिए हैं, देख लीजिएगा वहाँ भी, ठीक है, जेनेटिक्स का। तो पौधा तो लंबा हुआ, लेकिन आपको बता रहे कि देखिए दो अलग अलग लक्षण बता रहे थे, एक लंबा लक्षण वाला, एक बौना लक्षण वाला, दो अलग अलग लक्षण आए एक ही जीवों में। लेकिन लंबा वाला लक्षण क्या है, दिखाई पड़ रहा है, बौना वाला दबा हुआ है। तो जो लंबा वाला लक्षण दिखाई पड़ रहा है वही क्या कहलाता है, प्रभाविता कहलाता है। मतलब लंबाई ने बौना आपको क्या किया, दबा दिया, तो यह लक्षण क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है, लक्षण की तरह। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रभाविता क्या है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से रखिए कि इस नियम के अनुसार दो विपरीत एलील किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं तथा उसमें एक बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है और दूसरा दबा रहता है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी, नहीं दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर दिया जाएगा, 10 क्वेश्चन है, 10 में यदि सटीक ढंग से लिखते हैं तो आपको 20 में 20 आ जाएगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता। आप चिकित्सक भी अब अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन चिकित्सा क्या है। किसी जीव के आनुवांशिक दोष के उपचार हेतु एक या अधिक समान जीन को कायिक कोशिका में प्रवेश कराना जीन चिकित्सा कहलाता है। बोला गया किसी जीवों में जब आनुवांशिक दोष, आनुवांशिक बताया ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से जो आनुवांशिक गुण है उसके उपचार के लिए एक समान जीन को कायिक कोशिका में प्रवेश कराना ही जीन चिकित्सा कहलाता है। इस विधि में जीन दोषों का सुधार किया जाता है। जीन दोष कहना मतलब जैसे कि ई वाला पौधा है, इसके जो संतति माता है बौना वाला, इसको खत्म करना है, ठीक है, नई चीज को लाना है। तो खत्म करने के लिए बाहर से जीवों के शरीर में एक जीन को प्रवेश कर दिया जाता है, ताकि जो पहले से है उसको खत्म करके नई प्रजाति को विकसित किया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था को ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। इसमें रोग के उपचार होती जीनों की व्यक्ति की कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। इस विधि में आनुवांशिक दोष वाली कोशिका के उपचार हेतु समान जीन को भ्रूण में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, और स्थानांतरित जीन निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उनके कार्यों को संपन्न करते हैं। समझ में बात। जैसे अभी बताया कि यहाँ पर जैसे देख रहे हैं मेंडल वाला में कि या इस पीढ़ी से में दो अलग हुआ, हम इसके जीन को प्रभावित खत्म करते हैं तो बाहर से एक जीन को डाल दिया जाता है जिसके इसकी प्रभाविता को खत्म करके बौना को प्रभावित कर देगा, या जो बाहर से उसका लक्षण को दिखाएगा, तो उसको ही जीन चिकित्सा कहा गया। अब जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था 1990 में किया गया था, और यह प्रयोग जो किया गया था 4 वर्षीय लड़की पर किया गया था। तो जीन चिकित्सा क्या हुआ, आनुवांशिक दोष को खत्म करने के लिए जो प्रयोग किए गए उसे जीन चिकित्सा कहा गया, और सबसे पहले 1990 में किया गया था इसका प्रयोग 4 वर्षीय लड़की पर इसका प्रयोग किया गया था। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्लोन, क्लोन से आप क्या समझते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, क्लोन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्लोन से आप क्या समझते हैं। जब जीवों के आनुवांशिक एवं बाह्य आकारिकी रूप से अपने जनकों को समान दिखाई पड़ते हैं तो उसे क्लोन कहते हैं। क्लोन मतलब बोला गया कि किसी भी जीव में, जैसे अलैंगिक जनन में क्या होते हैं
कि इस जीव को जब जनन करना होता है तो आपस में यह विभाजित होकर दो जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, जब यह दो जीव का निर्माण करते हैं तो यह होता है किस तरह के जनन में, तो अलैंगिक जनन में होता है। एक जीव विभाजित होकर दो जीव बना रहा है, तो जो विभाजित हुआ है दोनों संतति जो है अपने जनक के जैसा होते हैं, आनुवांशिक रूप से जनक के जैसा होते हैं, और शरीर की बाह्य आकृति जो वह जनक होता है। तो जो आनुवांशिक और बाह्य आकृतिक रूप से दोनों एक समान होते हैं, इसी चीज़ को क्लोन कहते हैं। और क्लोन हमेशा किस में होते हैं, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनकों के समान होते हैं। तो क्लोन उसमें होते हैं जो अलैंगिक जनन से संतति उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, परखनली शिशु के बारे में बताएं। परखनली शिशु के बारे में बताएं। परखनली शिशु आखिर है क्या, इसके बारे में देखते हैं। परखनली शिशु जब प्रयोगशाला में पत्नी या दात्रा स्त्री के अंडे से पति या दाता पुरुष के शुक्राणुओं को एकत्रित कर कृत्रिम तरीके से निषेचित कर युग्मनज बनाए जाते हैं, पुनः प्रारंभिक भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इनसे पैदा होने वाले बच्चों को टेस्ट ट्यूब या परखनली शिशु कहते हैं। इसका मतलब बताया गया कि मान लिया जाए किसी महिला का या फीमेल का ओवम या इग को लिया गया, और उसी तरह से मेल का स्पर्म को लिया गया। इन दोनों को किसी शीशा या ग्लास में निषेचन किया गया, तो निषेचन करने के बाद क्या बनेंगे, या जायगोट बनेंगे। मतलब क्या, फीमेल के एग को लिया गया, मेल को स्पर्म को लिया गया, कृत्रिम तरीके से दोनों को शीशे या ग्लास में क्या कर दिया गया, निषेचित करिएगा प्रयोगशाला में। अब जब दोनों को निषेचित कर दिया गया, उसके बाद जब निषेचित होगा तो इसमें कोशिका विभाजन होगा, तो यह क्या बन जाएंगे, एम्ब्रायो बन जाएंगे, भ्रूण बन जाएंगे। तो इस भ्रूण को क्या करेगा कि फिर महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ठीक है, महिला के गर्भाशय में प्रतिरोपित कर दिया जाता है, तो इससे जो संतान उत्पन्न होते हैं उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा गया है। टेस्ट ट्यूब बेबी कहा गया। वही चीज़ यहाँ भी बताया गया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो प्रयोगशाला में दाता स्त्री और दाता पति पुरुष के शुक्राणुओं और अंडाणुओं को कृत्रिम तरीके से निषेचित करके युग्मक बनाए जाते हैं, और पुनः प्रारंभिक भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इनसे पैदा होने वाले बच्चा को टेस्ट ट्यूब या परखनली शिशु कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है बीओडी क्या है। बीओडी क्या है, बीओडी क्या है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट में कुछ किसी तरह समस्या है, डाउट है, तो उसको भी जरूर बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन है बीओडी क्या। बीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा पानी में घुले पदार्थों के वायवीय निम्नीकरण के लिए ऑक्सीजन की प्रयुक्त होने की दर को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या बीओडी कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जल में, उसके द्वारा कुछ घुलित पदार्थ को निम्नीकरण के लिए, अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वह एब्जॉर्ब करते हैं। जो पानी में मौजूद ऑक्सीजन है उसको क्या कर लिए, एब्जॉर्ब। बाहित मल में, जल में अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और जैव प्रदूषक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब बाहित मल जल में अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और जैव प्रदूषक पाए जाते हैं, जिससे जीवाणु एवं कवकों की संख्या में वृद्धि होती है। इन जीवों को अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। मतलब जो गंदगी जल है, गंदा जल है नाली या तालाबों में, उसमें अधिक मात्रा में जीवाणु और कवक पाए जाते हैं, और वो जो कवक जीवाणु उसको अपघटित, मतलब कोई भी सड़े गले पदार्थ उसको अपघटन करने में इसको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और यह ऑक्सीजन जल से हुआ घुले ऑक्सीजन की मात्रा में कम हो जाती है। जो जल में ऑक्सीजन है उसको वह ले लेता है। अब जब जल से ऑक्सीजन लेगा तो जो दूषित जल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो जलीय जीवों
जीवों को ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाएगा, जो जल में रहने वाला जीव है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उन जीवों का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो मृत्यु हो जाएगा तो इससे क्या होंगे, जल क्या होगा, गंदा हो जाएगा और वह पीने योग्य नहीं होगा, वह अशुद्ध हो जाएगा, वह किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए इस प्रक्रिया को ही बोला गया BOD, मतलब सूक्ष्म जीवों को अधिक मात्रा में अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वह प्रोसेस ही क्या कहलाता है, BOD कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, युग्मक जनन तथा भ्रूणोद्भव में अंतर बताएं। युग्मक जनन तथा भ्रूणोद्भव में अंतर बताएं। इस चीज़ का दोनों का डिफरेंस मैं एक सेपरेट वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ऐसे तो मैं डिस्क्रिप्टिव लिंक में इसको भी डाल दूंगा ताकि आपको किसी तरह का परेशानी हो, इसका मैं शॉर्ट वीडियो पहले ही कर चुका हूँ, तो आप उस चीज़ को जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA तथा RNA में अंतर स्पष्ट करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, DNA एवं RNA में अंतर स्पष्ट करें, अंतर बताएं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि DNA जो होता है इस टाइप के होते हैं, 2 धागों की बनी रचना होती है, और RNA जो होता है इस टाइप के होते हैं, 1 धागे की बनी रचना होती है। इसलिए इसको द्विरज्जु बोलते हैं या द्विकुंडलित बोलते हैं। यह एक रज्जु है, एक रज्जु की बनी होती है। ठीक है, DNA जो है हम लोग जानते हैं कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र में पाए जाते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग को अंतर जानना है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं DNA क्या है। यह मुख्य रूप से गुणसूत्र में पाया जाता है। तो DNA कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है। यह कोशिका द्रव एवं केंद्रिका में पाया जाता है। RNA कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव में पाया जाता है एवं केंद्रिका में पाए जाते हैं। DNA क्या होता है, यह दोहरी कुंडलित रज्जु होता है। अभी बताया आपको कि DNA जो है दोहरी कुंडलित रज्जु होता है, और RNA का होता है एक हरी कुंडलित रज्जु होता है। इस टाइप का जो भी बता रहे थे कि DNA क्या है, 2 धागों की बनी रचना है, इसलिए द्विरज्जु इसको बोलते हैं, एक रज्जु इसको बोलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, मतलब 5 कार्बन वाला डीऑक्सीराइबोज होता है। DNA में डी से याद रखना है, DNA में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है। R से याद रखना है कि राइबोज शर्करा होते हैं। तो RNA में राइबोज शर्करा होते हैं और DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। ठीक है, अब इसके संरचना में क्या होता है, थायमिन बेस पाया जाता है। इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होते हैं। जैसे क्या होता है, संरचना में क्या होता है, इसमें फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है, शुगर पाए जाते हैं और नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन बेस जो है इसमें 4 प्रकार का, एक थायमिन होता है, एक होता है साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है और एडेनिन होता है। तो DNA में होता है। लेकिन RNA में क्या होता है, इसमें थायमिन जो नहीं होते हैं उसके जगह पर आ जाता है यूरेसिल आ जाता है। साइटोसिन होते हैं, गुआनिन होते हैं और एडेनिन होते हैं। तो इसलिए RNA में क्या होता है, यूरेसिल क्षार पाया जाता है और DNA में थायमिन पाया। वही बताया गया कि हाँ थायमिन बेस पाया जाता है, इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अब इसका आणविक भार अधिक होता है। अब DNA का आणविक भार जो है बहुत अधिक होता है, और RNA का आणविक भार क्या होता है, DNA से कम होता है। ठीक है, और DNA क्या होता है, यह सदैव आनुवांशिक सूचनाओं को देता है, मतलब यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना को ले जाता है। लेकिन RNA क्या करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण को करता है। तो RNA क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। ठीक है, अब इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए दोनों को अंतर इस तरह से लिखने के बाद आपका 2 नंबर पक्का आ जाएगा, इसलिए आपको साफ सुथरा सभी से लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्विनिषेचन क्या है। द्विनिषेचन क्या है, इसके महत्व को लिखें। ठीक है, DNA तो हो गया, DNA में RNA में अंतर बताई हो गया। अब बचा है द्विनिषेचन क्या है, इसके महत्व को लिखें। ठीक है, आप लोग यदि नए हैं या नहीं सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। देखिए, अब अगला हमारा टॉपिक है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन क्या है, द्विनिषेचन का मतलब कह सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। निषेचन की प्रक्रिया में जब नर युग्मक, जनरली हम लोग जानते हैं निषेचन में क्या होते हैं, एक नर युग्मक होते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, दोनों क्या होते हैं आपस में मिलते हैं, तो मिलके बनता है जायगोट। तो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। तो निषेचन प्रक्रिया में वही चीज बताया कि निषेचन की प्रक्रिया में जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मक बनते हैं, ठीक है, तथा द्वितीय केंद्रक का नर युग्मक से संलयन द्विनिषेचन कहलाता है। अब देखिए, पहले आप इस डायग्राम को समझिए। यह एक डायग्राम जो है मादा का, पुष्प के मादा का जनन भाग है। ठीक है, और जनन भाग वो इसमें सारे पार्ट्स है, लेकिन आपको देखना है इस पार्ट को। ठीक है, इस पार्ट में देखना है कि यहाँ पे क्या है, एक अंडाशय है, इसको वर्तिका बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, स्टिग्मा बोलते हैं।
अब क्या होता है, परागण क्रिया के द्वारा नर युग्मक जो परागकण होते हैं यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। जब वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो यह अंकुरित हो जाता है, और अंकुरित होने के बाद क्या होते हैं, अंडाशय के भीतर में 8 कोश केंद्रक वाला 7 कोशिका का 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक परागकण क्या होते हैं, पहले परागनलिका बनते हैं, उस परागनलिका के थ्रू युग्मक से मिलते हैं, अंडाणु कोशिका से मिलते हैं, तो एक बार निषेचन हुआ। फिर दूसरा जो परागकण आते हैं वह इसका द्वितीय केंद्रक से मिल जाते हैं, और द्वितीय केंद्रक से मिलने के बाद यह संलयन बनाते हैं। तो यह बनाता है द्वितीय संलयन जो बनाता है, यह भ्रूणपोष बनाते हैं, और यह क्या बनाता है, बीज बनाते हैं। वही चीज़ यहाँ बताया गया कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनते हैं, तथा द्वितीय केंद्रक यहाँ जो है द्वितीय केंद्रक का नर युग्मक से संलयन द्विनिषेचन कहता है। मतलब एक बार निषेचन नर युग्मक आया और अंडाणु से मिला, दूसरा जो नर युग्मक आया वह द्वितीय केंद्रक जो यहाँ पे केंद्र में होता है उससे मिला, तो 2 बार निषेचन क्रिया हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं द्वितीय निषेचन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, द्विनिषेचन बोलते हैं। अब द्विनिषेचन की खोज 1898 में नावास्त्री ने किया था। अब इस चीज़ का आप बोले, जैसे हम बता रहे थे यहाँ पे क्या होते हैं, ये अंडाशय हुए, मादा का पुष्प का अंडाशय हुआ, इसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। तो पहली कोशिका ये जो हुआ बीजांड कोशिका, जो बड़ी बना है बीजांड कोशिका है। तो पहले जो नर युग्मक आए और यह बीजांड कोशिका के भीतर बीजाणु से अंडाणु से संयोग किए। ठीक है, तो एक बार निषेचन हुआ। फिर दूसरी जो नर युग्मक आए और यह द्वितीय केंद्रक से संलयन करके 2 बार निषेचन हुआ, तो इस क्रिया को ही बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब 2 बार निषेचन हुआ। अब द्वितीय केंद्रक क्या करते हैं, निषेचन जब हुआ तो यह बनाते हैं भ्रूणपोष, और यह क्या बनाता है, अंडाशय से क्या बनेगा, युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। ठीक है, अब यह भ्रूणपोष क्या करता है, इन भ्रूण को पोषण देने के काम करता है। ठीक है, ये भ्रूण पोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण देता है, और भ्रूण विकसित होकर क्या बनाएगा, फल बनाएंगे, ये बीज बनेगा, और अंडाशय जो है या भ्रूण पोष या बीज ये फल बनाते हैं, भ्रूण जो है फल बनाते हैं, और यह क्या है, बीज बनाता है। तो यदि भ्रूण पोष नहीं बनेगा तो पौधे का भ्रूण का बीज विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए लगभग सभी पौधों में क्या होते हैं, द्विनिषेचन जरूरी है। द्विनिषेचन होंगे तो पौधा में भ्रूण पोष बनेगा, तो जो बीज बन रहे हैं उसको पोषण मिलेगा। तो द्विनिषेचन की खोज की प्रक्रिया जो 1898 में नावास्त्री ने किया था। नावास्त्री ने फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम में सर्वप्रथम द्विनिषेचन का पता किया था। और द्विनिषेचन केवल आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है, इसलिए लगभग सभी आवृत बीजी पौधों में क्या होते हैं, द्विनिषेचन होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को डबल फर्टिलाइजर समझ में आ गया है। यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आप लोग नहीं इसको नोट किए हैं तो नोट भी करते जाइए, किसी तरह का डाउट है तो उसको आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइए, ताकि किसी तरह से परेशानी आपको नहीं हो। थैंक यू। द्विनिषेचन का महत्व आवृत्ति बीजी पौधों में विशेष रूप से है, क्योंकि द्विनिषेचन में क्या होते हैं, 3 केंद्रक का संयोजन होता है, और 3 केंद्रक का जब संयोजन होते हैं तो वह त्रिसंलयन कहलाता है। और इस प्रक्रिया से ही पादपों में क्या होता है, भ्रूणपोष बनते हैं, और भ्रूणपोष त्रिसंलयन से ही बनते हैं। यदि पादपों में द्विनिषेचन क्रिया नहीं होगा तो पादप में भ्रूणपोष नहीं बनेगा, और भ्रूणपोष नहीं बनेंगे तो भ्रूण को पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिलेगा, जिससे भ्रूण क्या हो जाएंगे, अविकसित हो जाएंगे, और बीज भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए द्विनिषेचन का महत्वपूर्ण फायदा यह है कि द्विनिषेचन से भ्रूणपुष्प बनते हैं, और भ्रूणपुष्प जो भ्रूण होते हैं उसको पोषण देने का काम करते हैं। तो इस तरह से विकसित फल का निर्माण होता है, जो कि सभी आवृत बीजी पादपों में यह प्रक्रिया होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्विनिषेचन का पादपों में